जय हिंद साथियों। तो आज फिर से आपका एक बार फिर स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री, ठीक है। तो आज हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं और एक अच्छी शुरुआत करेंगे। तो पहले क्या करेंगे? इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत ही मजेदार चैप्टर है और ये काफी एग्जाम्स में जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, बैंकिंग वगैरह की से, तो उसमें भी ये सिलेबस है, ठीक है। तो काफ़ी काफ़ी ऊपर लेवल में भी है और आपके क्लास 9 10th में भी है, ठीक है। क्लास 6 7 8 में भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया गया है। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंडियन हिस्ट्री, भारतीय, आपका क्या है कि ये भारतीय इतिहास, ठीक है। इतिहास, इन हिस्ट्री का हिंदी मीनिंग इतिहास होता है। इतिहास, इतिहास, ठीक है। भारतीय इतिहास, ठीक है। तो अभी क्या है कि हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे कि हिस्ट्री होती क्या है। हिस्ट्री क्या है? जो इस हिस्ट्री जो शब्द है आपका, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है। तो इसकी सही सही में इसकी इंक्वायरी है। इसका नाम है इंक्वायरी। इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। और तीसरा नाम है इसका हिस्ट्री का ही, पास्ट ऑफ नॉलेज। पास्ट ऑफ नॉलेज, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये सारे हिस्ट्री के नाम है, ठीक है। किसी भी चीज को हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री का कहने का मतलब होता है जो आप जो जो चीजें बीत चुकी हैं उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उन्हें हिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। आपकी भी कुछ हिस्ट्री होगी, अनेकों लोगों की कोई हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं। अब क्या है कि ये सारी बातें तो हो गई। इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन सी हिस्ट्री आती है, ठीक है। तो अभी इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर बताता हूँ कौन कौन सी हिस्ट्री आती है। कौन कौन सी? 3 हिस्ट्री आती हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री आती हैं। कौन कौन सी? पहली एंशियंट हिस्ट्री होती है। एंशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? इसके हिंदी में क्या कहेंगे? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ठीक है। दूसरा होता है मिडिवल हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री मध्यकालीन, कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट, आज हम जो पढ़ाई करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, फिर आएंगे मॉडर्न, अरे मिडिवल, फिर मॉडर्न, ठीक है। 3 हिस्ट्रीज हैं इंडियन हिस्ट्री में। तो सबसे पहली कौन सी हिस्ट्री बनी? एंशियंट। सबसे पुरानी हिस्ट्री आज तक की कौन सी? एंशियंट। फिर आती है मिडिवल, जो बीच की हिस्ट्री है, यानी कि एंशियंट और मॉडर्न की बीच की जो हिस्ट्री है उसे मिडिवल है। उसके बाद मॉडर्न है, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। तो अब हम जाने आगे अगर पढ़ना चाहें तो अभी क्या करें? इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इरेज करते हैं।
तीन तरीके की हिस्ट्री होती है। कितने तरीके की? तीन तरीके की। आगे हम जानते हैं क्या होती है हिस्ट्री। अच्छा, एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन इतिहास है, इसमें बहुत सारी बातें भी हैं। बातें ये हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें सुनी सुनाई बातें हैं। कई लेखकों ने कुछ और लिखा है, कई लेखकों ने कुछ और लिखा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से हम हट नहीं सकते। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्राचीन इतिहास में होता क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज है कि मैं एक टाइमलाइन खींचता हूं। ठीक है, टाइमलाइन क्यों खींचा हूं ये भी बता दूं कि कुछ चीजें इसमें मैंने बताया ना, जैसे कि कुछ चीजें जो सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ अवशेष की वजह से हैं, कुछ ही रिटेन है। ठीक है, जो रिटेन्ड है उन्हें हम हिस्ट्री मानते हैं, जो नहीं रिटेन्ड है उन्हें प्री हिस्ट्री मानते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री किसको मानते हैं? हिस्ट्री किसे मानते हैं? जो रिटेन्ड हो। अरे रिटेन, जो लिखित हो, जो लिखित हो। अब ये है प्री हिस्ट्री। हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में क्या आता है आपका? ऑर्कोलॉजिकल। ऑर्कोलॉजिकल क्या है? इसमें ऑर्कोलॉजिकल का मतलब क्या? ऑर्कोलॉजी का मतलब क्या होता है? खुदाई, खुदाई। ठीक है, खुदाई। ऑर्कोलॉजिकल का मतलब होता है खुदाई। जो भी अवशेष मिले खुदाई से, अब भाई वहां पे जो चीजें थी, वहां खुदाइयों से जो भी चीजें मिली, जैसे कि खुदाई हुई, खुदाई होने के बाद बहुत सारी अवशेष मिले। जैसे उस समय कुछ वेपन्स यूज किया करते थे, कुछ टूल्स यूज किया करते थे, है ना। तो ये सारी चीजें जो भी यूज किया करते थे उन्हें प्री हिस्ट्री में माना जाता है। और जो रिटेन्ड में मिली, हमें जो लिखित मिली, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री। ठीक है, अब आप कहोगे सर इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत सारी चीजें पाई गई, तो क्या वो भी प्री हिस्ट्री है? देखिए भाई, इंडिया इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो ग्रे में है, कहीं भी इस बीच में है, बीच में है। क्या, क्यों बीच में किस लिए रखा गया? बीच में इसलिए रखा गया क्योंकि जो प्री हिस्ट्री है वो पूरी तरीके से जो अवशेष मिले उस पे संबंधित है, लेकिन इस पे कुछ कहानियां भी हैं, कुछ अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये भी प्रूवल नहीं है, प्रूव नहीं हो पाया है। लेकिन मानते हैं इस चीज को कि हाँ इंडस वेरी सिविलाइजेशन नाम का कोई रहा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वेरी सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वेरी सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये जो एरिया है आपका, ये वाला हरे रंग का मैं रंग रहा हूं, ये जो है ये थोड़ा सा ना हिस्ट्री में मानी जाती है ना प्री हिस्ट्री में, कोई कंफर्मेशन नहीं इसका है कि ये किधर है। अगर इसके बारे में पूरी तरीके से हमें जानकारी मिल जाती है तो ये भी हमारी किस में चला जाएगा? हिस्ट्री में। ठीक है, अगर नहीं है तो ये प्री में भी नहीं जाएगा। इसको इसीलिए इसका नाम हमने दिया प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, क्या नाम दिया? प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? प्रोटो हिस्ट्री। किस लिए? इसका न प्री में है, न ये हिस्ट्री ऑफ रिटन वाली हिस्ट्री में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई कि अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एंशियंट टाइम की है, तो हम सर कौन सा पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रिटन वाला। ठीक है, रिटेन वाला। इसको पढ़ने से हमें ज्यादातर कुछ फायदा नहीं मिलता है। और अगर अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो प्री हिस्ट्री पे भी मैं कोई क्लास ले लूंगा, बना दूंगा। वरना ये आपकी जो ये हिस्ट्री रिटेन वाली है,
इसी को पढ़ाया जाएगा और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको अगर मांग होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये प्री हिस्ट्री आपको अगर चाहिए तो बता दीजिएगा। इस पे भी कुछ मैं चीजें एक वीडियो डाल दूंगा जो जिसमें पूरी प्री हिस्ट्री होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी शुरुआत करेंगे थोड़ा सा। आप लोग को राइट वगैरह करना होगा तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से लिखिए। हाँ, तो अभी फिर से हम इसको रीरेस करते हैं। ठीक है, तो इतनी बार मुझे लगता है कि इस इतने देर में आप लोगों को जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, मैं वो कमेंट का जरूर जवाब दूंगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होता है कि एंशियंट जो हिस्ट्री हमारी आती है, तो इस हिस्ट्री में हमें कैसे पता चला सर, तो इस हिस्ट्री में कई सारी चीजें आती हैं। जैसे इसको हम पता करने के लिए इसके जो सोर्स हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इस जो सोर्स सोर्स ऑफ एनशिएंट रॉन्ग मिसस्पेलिंग हो गई, हिस्ट्री हिस्ट्री सोर्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री की, तो इसमें बहुत सारे सोर्स हैं। इसमें अभी चार हैं। कौन कौन से? एक रिलीजियस 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 का मतलब समझते हैं आप? रिलीजियस स्क्रिप्ट से मिला, जो वैदिक वेद वगैरह हैं उनसे हमें पता चलता है। रिलीजियस हिस्ट्री, हिस्ट्री, ठीक है, रिलीजियस हिस्ट्री जो कि धार्मिक लेखिका हैं, लिपियां हैं, धार्मिक लिपियां। रिलीजियस हिस्ट्री, नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, आई मिस्टेक 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 मिस्टेक, स्क्रिप्ट्स होगा। ठीक है, धार्मिक लिपियों से मिला। ठीक है, धार्मिक धार्मिक लिपियां, ठीक, धार्मिक लिपियों से हमें मिला। दूसरा हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, ऐतिहासिक सिख ऐतिहासिक लिपियों से, जो कुछ ऐसे लेखिकार हैं जो रिलीजियस से हटके अपनी हिस्ट्री बताते हैं, भाई ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। ठीक है, तीसरी, ये दूसरी है, ये तीसरी आपकी, जो तीसरी है आपकी, रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, ऑफ फॉरेनर, फॉरेनर्स 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 विदेशी विदेशी लोगों के। ठीक है, यानी कि विदेशियों का रिकॉर्ड से पता चलता है। ठीक है, चौथा ऑर्कोलॉजिकल, और एविडेंसेस, एविडेंस है, ऑर्कोलॉजिकल एविडेंस है, जो मैंने बताया अभी आपको कि ऑर्कोलॉजिकल जो खुदाई वगैरह से जो चीजें एविडेंस मिले थे उनसे पता चलता है कि ये प्राचीन इतिहास, एंशियंट टाइम का इतिहास रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले सोर्स ऑफ हिस्ट्री में चार तरीके से हमें पता चलता है। पहला कौन सा? रिलीजियस, दूसरा हिस्टोरिकल,
रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स और आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से, ठीक है। और कोई जो खुदाई वगैरह से जो प्राचीनतम पुरातत्व तो साहित्य की पुरानी चीजें उनसे मिली, ठीक है। तो पहली क्या चीज हम किस पे फोकस डालेंगे, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स पे, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स पे ही फोकस डाल के पता करते हैं, अधिकतर चीजें इसी से पता चलती हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या है इसमें भी, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। जो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स हैं वो कैसे लिखे गए हैं, तो रिलीजियस स्क्रिप्ट्स में कौन कौन से आते हैं, वेद, वेद, पुराण, अरे ब्राह्मणिक स्क्रिप्ट होगा, ब्राह्मणिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट्स, ठीक है, स्क्रिप्ट्स पहला। दूसरा, तीसरा क्या आएगा आपका, आ जाएगा पुराण, उपनिषद, ठीक है, ये सारी चीजों से पता चलेगा, ठीक है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वेद, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, वेद सबसे पहले। और भी कई चीजें हैं जो बुद्ध धर्म के स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, आपके जैन धर्म के स्क्रिप्ट्स लिखे हुए हैं, उन सारी चीजों को ही पढ़ेंगे हम। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे सो जो सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वेद। वेद, वेद कितने प्रकार के होते हैं, आज तक वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, चार वेद हैं, चार वेद। कौन कौन से, ऋग्वेद, ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, अरे नहीं नहीं, इसके बाद शाम वेद आया था, ठीक है, शाम वेद आया था, मैं भी भूल गया, शाम वेद। फिर चौथा क्या आया आपका, यजुर्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद लास्टली जो है आपका अथर्ववेद आता है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा जाता है, लिखा गया था, ठीक है। और इन तीनों को वेदत्री कहा जाता है, वेदत्रीय, वेदत्री, यानी कि इन तीनों को वेदत्री कहा जाता है, ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को। और ये लास्ट में लिखा गया था, सबसे लास्ट में कौन सा है, लास्ट में ये रिटेन हुआ था, ठीक है, इसको सबसे लास्ट में लिखा गया था, ठीक है, ये अथर्ववेद है। और दूसरा, ऋग्वेद में सबसे पहला, सबसे पुराना, अगर आपसे कोई भी पूछ दे सबसे पुराना, पुराना कौन सा वेद है तो ऋग्वेद है। अच्छा, ऋग्वेद में एक चीज और है कि सर इसमें कौन, ये जो ऋग्वेद है किस लिपि में लिखी गई हो, किलाक्षर, किलाक्षर, सुरमई की एक लिपि है, सुरमई, मई, सुरमयन की एक लिपि है, सुरमयन, सुरमयन की एक लिपि है, सुरमयन क्या है, सुरमयन मैंने लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, सुरमयन का, सुरमयन का एक लिपि है जिसका नाम है, क्या नाम है, किलाक्षर, ठीक है, किलाक्षर, 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 ये है, ठीक है, इस लिपि में। और इसको हम कहां पे देख सकते हैं, अशोक के, अशोक जो साम्राज्य था, अशोक जो साम्राज्य था, जो था उसकी लिपि, जो स्क्रिप्ट्स वगैरह जो अशोक ने स्तंभ वगैरह लगवाए थे, तो जो लिपियां यूज हुई है वो यही यूज हुई है अशोक के समय में, ठीक है। तो ये कौन सी लिपियां यूज है, किलाक्षर वाली, ठीक है, अशोक साम्राज्य में यूज हुई थी। अब आते हैं ऋग्वेद में होता क्या है, पहले इतना आप लोग लिख लो, ठीक है।
पहले इतना आप लोग लिख लो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सबसे लास्ट में ये रहा, तीनों ये रहा, तीनों को हम वेद ट्री कहते हैं, सबसे फर्स्ट यही रहा, फर्स्ट फर्स्ट वेद, ठीक, ये फर्स्ट वेद आपका हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वेद था। अब पढ़ते हैं आगे ऋग्वेद के बारे में सिर्फ, ठीक है, अभी ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद, चारों आज खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो अभी हम क्या बात करेंगे, ऋग्वेद की, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद का मतलब क्या होता है, ऋग्वेद में बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है कि जो हमें एक सोसाइटी जैसे होती है उसको जीने का तरीका, और उसके बारे में, जैसे कैसे एक सिस्टम से रहा जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, ये सारी चीजें ऋग्वेद में मिलती हैं आपको, ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक नॉलेज, नॉलेज ऑफ रूचा ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, अरे यार सिस्टमैटिक बहुत ही, सिस्टमैटिक नॉलेज, नॉलेज ऑफ रूचा। अब रूचा का मतलब क्या होता है, रूचा जिन्होंने ये जिन्होंने इसके बारे में बताया हमें, ऋग्वेद के बारे में जो पढ़ते थे, जो इनके रीडर कौन थे, होत्री, होत्री, होत्री इनके क्या थे, रीडर थे, रीड रीडर थे, ठीक है, होत्री इनके क्या थे, रीडर थे, ठीक है, होत्री, होत्रो भी इनको कहा जाता है, होत्रो या होत्री दोनों बातें एक ही सेम है, ठीक है, तो ये क्या है कि अभी इसमें सिस्टमैटिक एक नॉलेज मिलती है, जैसे हमारे हमारे समाज में चार वर्ग होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, तो ब्राह्मण एक, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, मैंने कुछ ज्यादा ही मोटा बना दिया इसको, कोई बात नहीं, ब्राह्मण को हमने सर माना है, ये हो गया ब्राह्मण, ब्राह्मण को सर माना गया, आर्म्स जो हाथ है इसको हम लोग क्षत्रिय मानते हैं, या आप क्षत्रिय लिख देते हैं, क्षत्रिय, ठीक, उसके बाद थाई को, ये थाई है आपकी, इसको वैश्य माना जाता है, और इसको शूद्र, शूद्र, ठीक है, शूद्र माना जाता है, ब्राह्मण को सर माना गया, क्षत्रिय को आर्म्स माना गया, वैश्य को थाई माना गया, शूद्र, ये एक सोसाइटी की नॉलेज दी गई, जीने का तरीका। अब कई लोग ये कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं हमें कि सर ये तो बहुत गलत हुआ, ब्राह्मण को सर क्यों माना गया और क्षत्रिय को आर्म्स मान दिया गया, हमें थाई माना गया या फिर पैर माना गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सबसे पहली बात, ये सोसाइटी का एक जीने का तरीका है। सोसाइटी कैसे चलती है, अगर मान लीजिए एक बॉडी है,
मैं कह रहा हूं कि आपके हाथ काट दिए जाएं दोनों, तो क्या आप कोई काम करने लायक रह जाओगे? नहीं। पैर ही काट दिए जाए तो क्या आप काम करने लायक रह जाओगे? नहीं। आपका सब कुछ है, दिमाग ही नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। आपके थाई काट दी जाए तो नहीं रह पाओगे। तो समाज में सबको, ऋग्वेद ने बताया समाज में सबकी एक जरूरत है, और इन चारों की एक जरूरत है, ठीक है? चारों एक दूसरे से हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग पहले उस समय ऐसा नहीं था कि कास्ट वर्जन, या आज के डेट में आप कास्ट को लेके, धर्म को लेके जो भी कहते हो, ठीक है, लेकिन कास्ट वर्जन उस समय नहीं था। उस समय कास्ट वर्जन नहीं था, कोई ऐसा चीज नहीं था कि आप ठाकुर हो, आप बाभन हो, या पंडित हो, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था उस समय। बस ये सोसाइटी को एक तरीके से बताया गया कि भाई आपको अगर रहना है सब लोगों को मिल बांट कर, तो ऐसे ही करना होगा। अब बताता हूं, लोग कहेंगे कि सर क्यों सब ब्राह्मण को ही ऐसा कहा गया, क्षत्रिय को ऐसा कहा गया? देखिए, सामाजिक तौर पे उस समय कुछ चीजें ऐसी होती, सामाजिक तौर पे आप किस तरफ जा रहे हैं, आप हो किस तरफ जा रहे हो, ठीक है? आप अगर बल रखते हो, ठीक, तो आप क्षत्रिय हो जाएंगे, क्षत्रिय हो जाओगे। आपके पास बल है, आप युद्ध के लायक हैं, आप लड़ने के लायक हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? एक क्षत्रिय तो कहा जाएगा। आप लड़ सकते हैं, आप अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं, तो आपको क्षत्रिय मान दिया गया। अगर आपके पास ज्ञान देने का पूरा, आप ज्ञान दे रहे हो, तो आप क्या बन गए? ब्राह्मण। लाइट चली गई, सॉरी, एक मिनट। हो, लाइट चली गई थी यार, कोई बात नहीं। तो अभी हम कहाँ थे? लाइट चली गई, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो क्या अभी कहाँ थे हम? ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता है, ठीक है? बिजनेस वगैरह करने वाला, व्यापार व्यापार करने वाले कौन होते हैं? व्यापार कौन करता है? आपके वैश्य। अरे रुको रुको रुको, हाँ, वैश्य। वैश्य और अदर्स जो काम करते हैं, काम करने वाले, जैसे मजदूरी हो गई वगैरह वगैरह, जो भी चीजें हैं, वो कौन करता है? शूद्र। शूद्र यानी कि बल जिसके पास था उस समय वो क्षत्रिय कहलाता था, ज्ञान देने वाला ब्राह्मण कहलाता था, व्यापार करने वाला वैश्य कहलाता था, काम वोम करने वाला, छोटा मोटा सारी चीजें करने वाला शूद्र कहलाता था। उस समय जाति का कॉन्सेप्चुअल नहीं है, और पूरे ऋग्वेद में जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी बता दूं। और दूसरी चीज, गवारों का मत सुन के जाति बिरादरी को, इस चीज को अगर पढ़ना, तो कभी भी ये मत सोचना कि भाई हमारी जाति को लेके ऐसा कुछ यहाँ पे है। ये बहुत सारी बच्चों की मानसिकता इसमें आ जाती है, तो इसमें जाति वगैरह को लेके नहीं है। एक समाज को चलाने के लिए अगर कोई साम्राज्य है, कोई राजा है, तो उसको क्या जरूरी, क्या क्या जरूरी होगी? उसको ब्राह्मण की भी जरूरत हो, जो उसे बता सके कि सही चीजें क्या होंगी, किस तरीके से आप काम करें। भाई दिमागदार तो एक होना चाहिए, एक दिमागदार। उसको क्षत्रिय भी चाहिए लड़ने, युद्ध में लड़ने के लिए, उसे काम करने वाले भी चाहिए, उसके राज्य में वैश्य भी चाहिए जो व्यापार वगैरह करें, व्यापार वगैरह करते हो, ठीक है? तो ये सारे लोगों की जरूरत है ना। तो एक साम्राज्य को चलाने के लिए, किसी भी साम्राज्य सोसाइटी को स्थापित करने के लिए, तो इन सबकी जरूरत है। अगर मान लो, अगर बॉर्डर पे सिक्योरिटी ना हो, अगर अगर बॉर्डर पे हमारे सिक्योरिटी जवान ना हो, हमारे आर्मी के लोग ना हो, तो क्या ये बाहर के दुश्मन पाकिस्तान जैसा देश हम लोगों को छोड़ेगा? आए दिन बम ब्लास्ट करेगा, ठीक है? वैसे ही अगर हम पुलिस बल सुरक्षा ना हो, तो क्या ये सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गलत होती हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या बनी? पुलिस बनी। तो ये पुलिस का भी रहना जरूरी है, ठीक? जो नगर पालिका में, परिषद में, चाहे साफ सफाई का काम करते हैं, उनकी भी जरूरत है। भाई साफ सफाई कैसे होगा?
जो बिजनेस कर रहे हैं हमारे देश में, शहर में, तो उनकी भी जरूरत है। दुकान अगर दुकानें नहीं रहेंगी तो आदमी सामान परचेज कहां से करेगा, है ना? तो उनकी भी जरूरत है। तो ये सारे लोगों की ही जरूरत है। अब पंडित जी का आप लोग सोचते हैं, पंडित जी आज के डेट में तो यही रह गया है कि पंडित जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे, हम पूजा पाठ कराएंगे, हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप मैं ब्राह्मण नहीं हूं, लेकिन ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा एक योगदान निकलता है। किस लिए? ज्ञान देने के लिए। अगर ज्ञान आप अज्ञान रहोगे, उस समय के जो लोग थे तो वो ज्ञान लेने कहां जाते थे? ब्राह्मण के पास, ठीक है, ब्राह्मण समाज के पास, ठीक है। बल जो जिसके पास होता था, बल लेने के क्षत्रिय के पास, बल वगैरह जिसके पास चाहिए था, लेकिन ज्ञान लेने के लिए ब्राह्मण के पास जाया जाता था। पढ़ाई लिखाई ब्राह्मण ब्राह्मण समाज से ही शुरू हुई है, ठीक है। तो ये ये था ऋग्वेद में कि आप एक सिस्टमेटिक नॉलेज मिलता है किसी भी समुदाय या सोसाइटी को चलाने के लिए, ठीक है। आप लोग समझ गए? हाँ। तो अभी मैं इसको इसको इरेज करके थोड़ा सा और बताता हूं। अभी ऋग्वेद खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, ऋग्वेद में कई चीजें आती हैं, कई चीजें आती हैं। अब जैसे इसको डिवीजन कई चीजों में किया गया है। इसका डिवीजन 3 चीजों में किया गया है, 3 पार्ट्स में कर देते हैं हम। एक होता है मंडल, 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 ठीक है। इसमें कितने मंडल होते होंगे? 10। दूसरा होता है शुक्त, शुक्त, ठीक, शुक्त होता है। और तीसरा होता है रुचा, यही वाला, रुचा, 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 ठीक है। इसमें मंडल 10 होते हैं, शुक्त कितने हैं? शुक्त है और क्या है? रुचा है। अब रुचा में भी क्या क्या चीजें हैं बताई गई हैं, यहां देखिए। इसमें 3 चीजें मिली हैं, रुचा में 3 चीजें मिलती हैं। पहला इंद्र, इंद्र। और दूसरा इसमें क्या है? इसमें दूसरा क्या है? अग्नि, जो आग, अग्नि। और तीसरा इसमें क्या आता है? होत्री साहब का नाम है, होत्री साहब का, जो इसको रीड किए हैं, ठीक है। सेज ऑफ रीडिंग भी कहते हैं इन्हें, सेज ऑफ रीडिंग, सेज ऑफ रीडिंग कहते हैं। अग्नि और इंद्र का, अच्छा, इंद्र का इसमें कितनी बार उल्लेख नाम आया है? 250 बार। कितने? 250 बार। अग्नि का 200 बार, ठीक है। और सेज ऑफ रीडिंग कौन थे? होत्री साहब, ठीक है। तो ये 10 मंडल इसमें आते हैं। शुक्त है, रुचा है। रुचा में कितने आते हैं? इंद्र आते हैं, अग्नि आती है और सेज ऑफ रीडिंग आती है, जो कि होत्री है। इंद्र का कितनी बार नाम इस पूरे ऋग्वेद में आता है? 250। अग्नि का 200 बार। और सेज ऑफ रीडर का नाम आता है, रीडर का। और इसमें 1028, 1028 हार्म्स हैं। हार्म्स का मतलब समझते हैं आप लोग? हार्म्स का मतलब भजन। सोचिए, हमारे यहाँ लोग विदेशी कहते हैं, विदेशी कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, ये हैं वो हैं। बेटा, जब तुम लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे ना, अब तब से हम हमारे यहाँ भजन और पढ़ना लिखना स्टार्ट हो चुका था। बहुत आगे हम लोग, हमारे यहाँ बच्चा बच्चा बोलता था जब तुम लोग बोलते नहीं थे, है ना। तो 1028 हार्म्स है, यानी कि भजन है, ठीक है। और इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि आप लोग एक चीज और देखेंगे इसमें, कि इसमें सिस्टमैटिक सारी चीजें रहती थी। 250 जीने के सारे तरीके बताए गए, ठीक है। सारे तरीके की कैसे एक सोसाइटी को कैसे डेवलप किया जा सके, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा।
अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसको मिटाकर फिर से थोड़ा सा मैं इरेज करके नीचे बताऊंगा। हाँ, तो अभी क्या है इसमें, जो इसमें मैंने बताया ना कि ब्राह्मण समाज का बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें एक दो ब्राह्मणों के नाम आते हैं। ऐतरीय एक ऐतरीय ब्राह्मण थे। ऐतरीय ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक। एक ऐतरीय ब्राह्मण थे, ठीक। दूसरा क्या थे? कौस्तकी, कौस्तकी, कौस्तकी ब्राह्मण, कौस्तकी, कौस्तकी ब्राह्मण, ठीक है। कौस्तकी ब्राह्मण थे। मैं कौस्तकी की स्पेलिंग गलत लिखी है। कौस्तकी, कौस्तकी ब्राह्मण थे, कौस्तकी ब्राह्मण। और एक थे ऐत्रीय ब्राह्मण, ठीक है। ऐत्रीय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण, इसमें दो ब्राह्मण आते हैं। अच्छा, इसके मंडल, तीसरे मंडल में एक चीज मजेदार वाली आप लोगों को चीजें बताता हूं। इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये इसमें दो चीजें ये जो चीजें मैं बताया हूं, एक ऐतरीय ब्राह्मण और कौस्तकी ब्राह्मण, दोनों को आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मेन पॉइंट हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। काफी सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसके बाहर से नहीं आ सकता, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। मैं उसको पढ़ाऊंगा भी, कुछ छूटेगा नहीं। तो अब इसके मंडल, जो मंडल था मैंने बताया ना, मंडल, मंडल में क्या है, इसके तीसरे जो मंडल है, थर्ड वाला मंडल, ठीक है, तीसरा मंडल, इसमें गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से। सोचिए, हमारा सबसे पहला वेद, उसमें गायत्री मंत्र उसके थर्ड मंडल में मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है? थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। सोचिए कितना पुराना हमारा गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वही तो होता है गायत्री मंत्र। वो कब मिला हमें? ऋग्वेद में मिला है, ऋग्वेद में, है ना। ऋग्वेद में मिला है कि गायत्री मंत्र, ठीक। दूसरा, इसके 9वें मंडल में सोम, सोमदेव, देव, अरे देव, सोमदेव का उल्लेख मिला कि एक सोमदेव थे। ये इनको गॉड ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। प्लांट भी कहा जाता है इनको। किसका भगवान, किसको कहा जाता है? वृक्ष का भगवान भी कहा जाता है सोमदेव को। सोमदेव थे। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 10वें मंडल में सोमदेव थे, ठीक है। और इसके 9वें मंडल में, 10वें मंडल में पुरुषार्थ का नाम आया है। पुरुषार्थ, 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 पुरुषार्थ का नाम आया है, ठीक है। नहीं, पुरुष सूक्त का नाम आया है, सॉरी सॉरी, पुरुषार्थ दूसरे में, पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त का नाम आया है, ठीक है। पुरुष सूक्त का, पुरुष सूक्त थ्योरी भी आई है, ठीक है। इसमें यही बताया गया था कि कैसे लोगों, एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। सोसाइटी के बारे में जो आप लोगों को मैंने बताया कि एक सोसाइटी में जीने के लिए आप लोगों को अलग अलग तरीके से लोगों को डिपार्टमेंट से बांटा गया। एक चीज, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए या किसी भी स्टेट को चलाने के लिए
आप लोगों को अलग अलग सोसाइटी उसकी डिपार्टमेंट बैठाने पड़ते, पुलिस डिपार्टमेंट अलग है, हाँ, नगर पालिका नगर निगम अलग है, ठीक है, और भी सीबीआई है, ये है वो है, बहुत सारी एजेंसियां, बहुत सारे सुरक्षा बल, ये सारी काम करती हैं। जो गवर्नमेंट जो चीजें हैं, जो बैंक हैं, बैंक की डिपार्टमेंट अलग है, रेलवे का डिपार्टमेंट अलग है, आपका एयरपोर्ट का डिपार्टमेंट अलग है। तो ये सारी डिपार्टमेंट अलग अलग है और उनके अलग अलग मिनिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक सोसाइटी को तो ही चलाती है, उसी को हम पुरुषा सुक्त कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऋग्वेद इनफ है, ठीक है। अगर कुछ छूट जाए, कुछ जरूरी लगे कि आपको ये चीज मैं नहीं बताया हूं, तो कमेंट करिएगा, ठीक है, और इसको छाप लीजिए। अब हम आएंगे सामवेद पे, ठीक है, सामवेद। अब इसको इरेज करने के बाद हम सामवेद पे आएंगे, ठीक है। सामवेद क्या होता है? वेद, सामवेद, सामवेद में क्या आता है? सामवेद, ठीक है। सामवेद में क्या आता है कि इसको हम वेद ऑफ मॉड्यूलस एंड चैंट्स कहते हैं। वेद, वेद ऑफ मॉड्यूलस एंड चैंट्स के नाम से, चैंट्स, यानी कि मतलब क्या, ये राग और मंत्रों का वेद कहा जाता है। किसका? राग और मंत्रों का, मंत्रों का वेद है, ठीक है। राग और मंत्रों का इसको वेद कहा जाता है। राग और मंत्रों में क्या इसमें है? राग जो आज हम म्यूजिक सुनते हैं, है ना, आज म्यूजिक तो बहुत सा पुराना पुराना नया नया आ गया है, छन छन बदले मिजाज, है ना, भोजपुरी का सॉन्ग है, ठीक है। तो उसमें कौन सा आता है? राग। ये सारी जो चीजें अगर हम आज जो म्यूजिक सुन रहे हैं, उसकी देन कौन है? हमारा सामवेद है, ठीक है। और ये जो सामवेद है, ये सिर्फ मॉडुलस और चैंट्स के नाम से, चैंट्स के लिए जाना जाता है, ठीक है। अभी क्या है कि इसमें जो इसके रीडर हैं, उगत्री हैं। रीडर का नाम, रीडर का नाम उगत्री है। उगत्री, उगत्री कौन है? उगत्री, ठीक है, उगत्री, इसमें एच भी रहेगा। उगत्री, उगत्री नामक जो है इसको रीड किए हुए हैं, ठीक है। ये राग और मंत्रों का वेद है, ठीक है। और इसके 18th और 9th मंडल में, जो इसके 8वें और 9वें मंडल में सिर्फ यही मिलता है, मॉडुलस और चैंट्स, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, और इसमें कुछ ऐसा वैसा भी नहीं है। ये राग और मंत्रों का वेद है, इसमें ज्यादा से ज्यादा राग और मंत्र ही पाए जाते हैं, ठीक है। और जो भी म्यूजिक, और इसको एक चीज और कहते हैं, एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फादर, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहते हैं, ठीक है, इस वेद को। तो छापना है तो छाप लिया, वैसे कुछ ज्यादा इसमें कुछ है नहीं छापने लायक, ठीक है। तो अभी इसको मिटा देते हैं, या फिर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। 8th और 9th मंडल में इसके फादर ऑफ
अरे मंडल में क्या बताया गया है, ये मॉड्यूलस और चैंट्स का, यानी कि वेद और मंत्र इसमें ज्यादा हैं, ठीक है, 8वें और 9वें मंडल में। और इसे राग और मंत्रों का वेद भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक भी कहा जाता है, ठीक है। इसके रीडर जो हैं उगत्री हैं, ठीक है। यही सारी चीजें हैं सामवेद में, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं हम यजुर्वेद पे, ठीक है। किस पे आएंगे, यजुर्वेद। यजुर यजुर यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है कि इसमें जो वैदिक कर्म कांड है, जो वैदिक कर्म कांड है उसमें क्या है, नियमों का संकलन किया गया है, ठीक है। ये जो वैदिक सारी जो वेद हैं उनका संकलन किया गया है कि क्या है इसमें, कैसे है, इन वेदों में कैसे बताया गया है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। अच्छा, दो दो तरीके के ये यजुर्वेद में बांटा गया, दो दो वेदों में, यानी कि यजुर्वेद में ही दो वेदों में बांटा गया है। एक होता है कृष्ण कृष्ण यजुर्वेद, ठीक। एक होता है आपका शुक्ल शुक्ल यजुर्वेद। इसमें दो चीजें बताई गई, मैं हिंदी में भी लिख दूंगा इसको, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, ठीक है। इसमें पोर्श है, पोर्श। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, विंस, ठीक है। पोर्श का मतलब गद्य होता है और इसका मतलब पद्य, गद्य और पद्य, ठीक है। गद्य और पद्य इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और शुक्ल में हाम्स पाए जाते हैं। हाम्स का मतलब आप लोगों को बताया था, भजन, ठीक है। इसको, और इसके जो रीडर हैं अदत्री हैं, यहां लिख देता हूं, अद अदवत्री त्री है, अदवत्री है, ठीक है। और इसको स्पेशली गद्य और पद्य के लिए ही इस वेद को जाना जाता है, ठीक है। गद्य और पद्य इसमें ज्यादातर मिलते हैं, इसलिए इस वेद को कहा जाता है, ठीक है। और इसमें शुक्ल में क्या पाया जाता है, भजन, यानी कि हांस पाया जाता है, अल्त्री इसके रीडर हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यजुर्वेद में पाई जाती हैं। अब हम आते हैं अथर्ववेद में। भाई अथर्ववेद बहुत कमाल का है, सबसे लास्ट है लेकिन बहुत कमाल का है, बड़ा मजा आता है इसमें, इस वेद में बहुत मजा आता है। सुनोगे तो आप भी खुद ही हंसोगे, इतिहास सर, इस वेद में यही लिखा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीजें भी लिखी गई हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मजाक करने वाली चीजें हैं। जो बात है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो मजाक हम लोग सोचते हैं। ये जो है इसका, ये अथर्ववेद ज्यादातर किस लिए माना जाता, तंत्र और मंत्र के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, मंत्र मंत्रों के लिए पाया जाता है, ठीक है। तंत्र मंत्र के लिए पाया जाता है, ठीक है। और ये सबसे अंतिम वेद है, लास्ट वेद, ये लास्ट वेद है, इसके बाद कोई वेद नहीं है, ये लास्ट वेद है, ठीक है। इसको, इसके लेखक जो हैं ये अथर्व ऋषि थे, लेखक
इसके लेखक जो थे अथर्व ऋषि थे, अथर्व ऋषि थे, ठीक है। अथर्व ऋषि ने इसको लिखा था। और इसमें क्या क्या है, डिजीजेस ऑफ प्रिवेंट्स, प्रिवेंट्स, डिजीजेस ऑफ प्रिवेंट्स क्या क्या है इसमें, जो आदमी रोग निवारण का है, निवारण का उल्लेख है, ठीक है। रोग निवारण का उल्लेख है, तंत्र मंत्र का उल्लेख है, तंत्र मंत्र, मंत्र का उल्लेख है, तंत्र मंत्र का उल्लेख है, ठीक है। और एक चीज और है, मैरिज का है, शादी का, जो आज शादी चलता है ना, ये मैरिज का है, ठीक है। मैरिज का भी है, गैरेज का नहीं है, ठीक है। और वॉच क्राफ्ट का है, वॉच क्राफ्ट का मतलब आप लोग समझते हैं, जादू, वॉच क्राफ्ट, जो जादू वगैरह आप लोग देखते हो ना, उसका सारा उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, वॉच क्राफ्ट, जादू का, WATCH, वॉच क्राफ्ट, वॉच क्राफ्ट का भी है, ठीक है। वॉच क्राफ्ट का है, तंत्र मंत्र का है, मैरिज का है, डिजीजेस ऑफ प्रिवेंट्स का है, रोग निवारण, ठीक है। मैरिज शादी विवाह, तंत्र मंत्र तो आप समझ ही सकते हैं। वॉच क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, आपका जादू, जादू, ठीक है, जादू, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि आम आदमी की मान्यताएं वगैरह सारी चीजें इसमें मानी जाती हैं, ठीक है। और इसमें लड़कियों के, अब इसमें सबसे बड़ा चीज एक चीज है, यही हंसने वाली चीज है, लड़कियों के बारे में ज्यादा कुछ लिखा गया है, जैसे कि मतलब लिखा गया है इसमें कि लड़कियों के जन्म, जन्म के बारे में लिखा गया है कि लड़कियों को कैसे एक होता है कि कैसे रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या नहीं आना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें लड़कियों के बारे में बताई गई है, ठीक है। लड़कियों के बारे में भी उल्लेख इसमें बहुत ज्यादा आया है अथर्ववेद में, लड़कों के बारे में नहीं आया, टेंशन ना लो। हाँ, तो लड़कों के बारे में आया भी है तो बहुत शॉर्टेज एक तरीके से आया है, लड़कियों के बारे में ज्यादा आया है, ठीक है। तो ये सारा अथर्व वेद में आता है। अथर्ववेद के राइटर कौन थे, अथर्व ऋषि, ठीक है। इसमें तंत्र मंत्र का ज्यादा उल्लेख आया है, ठीक है। और क्या आया है, वॉच ऑफ क्रॉफ्ट, यानी कि जादू, जादू टोना, डिजीज ऑफ प्रिवेंट्स, रोग का निवारण, और लड़कियों के बारे में, लड़कियों के बारे में, लड़कियों के बारे में। तो ये रहा आज आपका चारों वेद मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। चारों वेद मैंने खत्म कर दिया। आगे मैं और भी क्लास लूंगा इसी के बारे में, अभी एंशियंट हिस्ट्री आपकी खत्म नहीं हुई है। तो अभी के लिए हम आपसे विदाई लेना चाहेंगे, और मैं ये कहूंगा कि आप लोग थोड़ा, हाँ, इस चैनल पे थोड़ा इसको प्रमोट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।